नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक विधेयक 2023 को दी स्वीकृति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक विधेयक 2023 को दी स्वीकृति। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को स्वीकृति दे दी। संसद ने पिछले सप्ताह आपराधिक न्याय संबंधी ये तीनों नए विधेयक पारित किए थे। नए अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने का प्रावधान है। नए कानूनों में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की कैद या मृत्यु पर्यंत कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। ये थी विस्तृत जानकारी। आगे देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किया। तो पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? यह किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विशेष जानकारी देखते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया। तो पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय 11 खंडों की पहली श्रृंखला विमोचन कहाँ पर किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सी जयंती पर किया गया? 162वीं जयंती पर। लगभग 4000 पृष्ठों एवं 11 खंडों में संकलित 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी प्रकाशित यह कृति देश के हर कोने से एकत्र किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इन खंडों में उनके ज्ञापन सहित अप्रकाशित पत्र, लेख और भाषण, वर्ष 1907 में उनके द्वारा प्रारंभ किए गए हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय की संपादकीय सामग्री, समय समय पर उनके द्वारा लिखे गए लेख, पंफलेट और पुस्तिकाएं, 1903 और 1910 के बीच आगरा अवध के संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में दिए गए सभी भाषण, रॉयल कमीशन के समक्ष दिए गए बयान, 1910 और 1920 के बीच इंपीरियल विधान परिषद में विधेयकों की प्रस्तुति के दौरान दिए गए भाषण, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले और बाद में लिखे गए पत्र, लेख और भाषण, और 1923 और 1925 के बीच उनके द्वारा लिखी गई एक डायरी शामिल है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का आधुनिक भारत के निर्माता में अग्रणी स्थान है। उन्हें महान विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए काफी काम किया। तो ये थी विस्तृत जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में कौन शामिल हुए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। विशेष जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हुक्मचंद मिल श्रमिकों की बकाया राशि से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपए का एक चेक भी आधिकारिक परिसमापक और हुक्मचंद मिल इंदौर के श्रमिक संघ के प्रमुखों को सौंपा। यह कार्यक्रम हुक्मचंद मिल श्रमिकों की काफी समय से लंबित मांगों के निपटान का प्रतीक है। श्री मोदी ने खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इंदौर की हुक्मचंद मिल के 1992 में बंद होने और बाद में परिसमापन में चले जाने के बाद इस मिल के श्रमिकों ने अपनी बकाया राशि के भुगतान की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अदालतों, श्रमिक संघों और मिल श्रमिकों सहित सभी हितधारकों द्वारा समर्थित एक समझौता पैकेज के बारे में सफलतापूर्वक बातचीत आयोजित की।
इस निपटान योजना में मध्य सरकार को भी सभी बकाया राशि का अग्रिम भुगतान करना, मिल की जमीन पर कब्जा लेना और इसे आवासीय और वाणिज्यिक स्थान के रूप में विकसित करना शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 के दौरान मामलों के निस्तारण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विस्तृत जानकारी देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 के दौरान मामलों के निस्तारण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो इस अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2023 के बीच 52,191 मामलों का निस्तारण किया। तो क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी लेकर 15 दिसंबर 2023 के बीच में कितने मामलों का निस्तारण किया? ये किया 52,151 मामलों, जबकि इसी अवधि के दौरान 49,191 मामले भी दर्ज किए गए थे। इतने मामले दर्ज किए गए थे और निपटान किया 52,191 का। तो 2017 में लागू इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने अधिकतम निस्तारण संख्या प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फाइलिंग टू लिस्टिंग समय सीमा को सुव्यवस्थित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पिछले 10 दिन की आवश्यकता की तुलना में मामलों को 5 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया गया था। जमानत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, विध्वंस और अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों को 1 दिन के भीतर संसाधित किया गया तथा स्वतंत्रता अधिकार को प्राथमिकता देते हुए तुरंत अदालतों में सूचीबद्ध किया गया। विशेष पीठों का गठन किया गया, जिनमें मृत्यु दंड से संबंधित पीठें भी शामिल थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए अभियान शुरू किया। विस्तृत जानकारी दें। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पर सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की पहल की है। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करना और जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के 200 जिलों के 22,000 पीवीटीजी आदिवासी निवास स्थानों तक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाना भी। मंत्रालय ने बताया कि यह पहल प्रत्येक कमजोर जनजातीय समूह के घरों तक पहुंचेगी। वे घर जो अब तक दूरी, सड़क और डिजिटल संपर्क की कमी के कारण वंचित रहे हैं। इसके जरिए सरकार इस तरह के प्रत्येक घर के द्वार तक सुविधाएं प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान इन समूहों को आधार कार्ड, समुदाय प्रमाण पत्र और जन धन खाते दिए जाएंगे, जो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हॉट बाजार, जन सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, वन धन विकास केंद्र और कृषि विकास केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री जन मन योजना का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? झारखंड के खूंटी जिले से। आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से मेडिटेक मित्र की शुरुआत। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्या किया? वर्चुअल माध्यम से मेडिटेक मित्र की शुरुआत। क्या ये विस्तृत जानकारी देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से मेडिटेक मित्र की शुरुआत की। यह केंद्र सरकार की मेडिटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सोल्यूशंस को सशक्त बनाने की रणनीतिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगी और किफायती गुणवत्ता वाले मेडिटेक उपकरणों तथा डायग्नोस्टिक के स्वदेशी विकास की सुविधा प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह में मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किया। तो मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई 3 नई सुविधाएं माई आईजीओटी ब्लेंडेड प्रोग्राम और क्यूरेटेड प्रोग्राम है। 3 प्लेटफॉर्म है, ब्लेंडेड प्रोग्राम, क्यूरेटेड प्रोग्राम और माई आईजीओटी। मंत्री ने 12 क्षेत्र विशिष्ट अक्षमता निर्माण ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं।
इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित नाम से एक नए मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। विकास IGOT के साथ एक मिश्रित कार्यक्रम है जिसमें केंद्र सरकार के लिए आवश्यक कार्यात्मक, व्यवहारिक और तकनीकी दक्षताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ISTM में 33 घंटे के ऑफलाइन प्रशिक्षण के साथ 30 घंटे का प्रशिक्षण शामिल है। माई IGOT व्यक्तिगत अधिकारी के होम पेज पर लक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो सीधे उस अधिकारी की अद्वितीय क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसा कि उनके मंत्रालयों विभागों के लिए क्षमता निर्माण योजना में चिन्हित किया गया है। तो ये प्रोग्राम है ब्लेंडेड प्रोग्राम। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ब्लेंडेड प्रोग्राम अधिकारियों की गतिशील प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी सत्रों पर प्रशिक्षण पद्धतियों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। ब्लेंडेड प्रोग्राम पारंपरिक ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रम को ऑनलाइन शिक्षण घटकों के साथ जोड़ते हैं। क्यूरेटेड प्रोग्राम IGOT कर्मयोगी पर क्यूरेटेड प्रोग्राम मंत्रालय, विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध शिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आगे जानकारी देखते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज पर पहले शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। तो पहले शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज पर पहले शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक परेड के साथ हुई। इस कार्यक्रम में महानाटी प्रस्तुत करने वाली 450 महिलाओं ने भागीदारी की। इन्होंने स्व सहायता समूह और आंगनवाड़ी कर्मियों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसकी जानकारी देखते हैं क्या है। उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। तो भारत में प्रत्येक 24 दिसंबर को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं का दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 6 मौलिक अधिकार: सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपकी 25 दिसंबर को। तो 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 25 दिसंबर को मनाई गई। तो कौन सी जयंती मनाई गई? 162। मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 2 नवंबर 1946 एक भारतीय विद्वान, राजनीतिज्ञ और शिक्षा सुधारक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नेता थे और 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? 99वीं जयंती। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है उस दिन को किस दिन रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर
1924 में ग्वालियर के छोटे से गांव के एक साधारण सा परिवार में हुआ। अटल जी का राजनीतिक सफल स्वतंत्र संग्राम के शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्याम प्रसाद मुखर्जी से हुई। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद अटल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1977 में भारतीय जनसंघ ने भारतीय लोक दल के साथ गठबंधन किया, जिसे जनता पार्टी नाम दिया गया। जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तब अटल जी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी व भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई और पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मई 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन बीजेपी को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला और बीजेपी सरकार गिर गई और मात्र 13 दिन में अटल जी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो कितने दिन में इस्तीफा देना पड़ा? मात्र 13 दिन। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी सत्ता में, लेकिन सरकार मात्र 13 महीने की रही। इसके बाद 1999 कारगिल में हुई भारत की विजय ने अटल जी की सरकार को मजबूत बना दिया और चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, जिसके बाद अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे। इस बार सरकार ने 5 साल पूरे किए और पहली गैर कांग्रेस पार्टी बन गई। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।